नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। छोटे से गैप के बाद हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपेश दिवाकरन जी। ही इज़ अ करियर साइंस रिसर्चर, सीईओ ऑफ करियर नेस्ट, वेरी माइक्रो ऑब्जर्वर एंड अ मैक्रो ऑब्जर्वर एट द सेम टाइम। इनकी निगाह से बच नहीं पाती कि छोटी-छोटी जो डेवलपमेंट्स होती हैं, वो कैसे बड़ी डेवलपमेंट्स को एड अप करती हैं। लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। आज का जो टॉपिक है, वो लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से चुपचाप, साइलेंटली, बिना आवाज़ किए, बिना भनक लगे 11 साल से मोदी चाइना और यूएस से निपटने की तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया को हमने अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया है। इसका मतलब सीधे ये है कि ठीक है, रशिया एंड वी हैव हैड अ कॉर्डियल रिलेशन। जब बात जियोपॉलिटिक्स की आती है तो कोई सगा नहीं होता। देयर इज़ नो फ्रेंड, देयर इज़ नो एनिमी। एज़ पर टाइम्स द थिंग्स इवॉल्व एंड द थिंग्स चेंज। 11 साल मोदी जी ने किस तरीके से चुपचाप, बोलते हैं ना, धार तेज़ करना, वो धार तेज़ की है भारत के लिए, चाहे वो ग्रोथ के लिए हो, डिफेंस के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए हो, आईटी के लिए हो। दे हैव वर्क्ड रिलेंटलेसली फॉर लास्ट 11 इयर्स। लेट्स हैव अ लुक। 11 साल में मोदी ने कैसे चेकमेट की तैयारी की, एंड ही इज स्पॉट ऑन विद हिज मूव्स। तू डाल डाल तो मैं पात पात। अ वेरी वार्म वेलकम दीपेश जी ऑन द शो। प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। नमस्ते गायत्री जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके शो में वापस आया हूँ। लास्ट शो का मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो आपके शो में आना मुझे अच्छा लगता है बिकॉज आपके जो ऑडियंस है बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस पूछते, ऑब्जर्व भी करते। सो आई होप आज का शो भी उनको पसंद आएगा। तो आप देखोगे ना, तो बेसिकली मोदी में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। लास्ट एक साल में ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। कोalition गवर्नमेंट होने के बावजूद भी मोदी चुप रहता है, लेकिन उनके बातों में जब भी वो बात करते तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आपको दिख के आता है। ये 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि सडनली उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। आप देखोगे तो जयशंकर साहब जब जाते हैं फॉरेन विजिट्स पे, या फिर डोवल साहब जाते हैं, तो इन सबका बॉडी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा कि उन लोग का जो उन लोग का जो बात करने का तरीका है, इट हैज बीन डिफरेंट। तो ये सडनली नहीं हुआ है। ओके, ये कोई ईगो के वजह से या फिर उसके वजह से नहीं हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा प्रिपरेशन गवर्नमेंट ने किया है लास्ट 11 साल से। मीडिया इसको मिस करती है, लोग इसको मिस करते हैं, सब लोग वो नॉइस में बात करते हैं कि अरे मोदी ने आज ये बोल दिया तो उसको हेडलाइन चला दिया। लेकिन जो काम इन्होंने साइलेंटली किया है, नॉट जस्ट मोदी के पीछे जो पूरी टीम है, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है या फिर उनके जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो उन्होंने सही तरीके से चुना उस टीम ने, और जो काम किया है इंडिया के लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। तो उसमें जरा नजर डालते हैं। मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया, तो अगर आप उसको शेयर भी कर सकते हैं तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि, तो मैं आपको उसके पीछे का बिहाइंड सीन की बात बताऊंगा, और लोग उसके साथ स्क्रीन पे जो नंबर्स है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हमने ये काम किया है। तो जब 2013 में जब यूपीए गवर्नमेंट था, राइट, आप देखोगे तो मैं कोई हम यहाँ पे कोई प्रो प्रो बीजेपी या प्रो पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। और इसमें ना हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं या फॉर बात कर रहे हैं, जो फैक्ट है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो यूपीए गवर्नमेंट में फर्स्ट स्टेज में बहुत बेहतरीन काम हुआ, जो उनका यूपीए 1 था। लेकिन यूपीए 2 में उनका चीजें उनके हाथों से निकलना शुरू हो गया। और आप देखोगे तो ग्रोथ भी था। ठीक है, इंडिया ने ग्रो किया, जो वाजपेयी जी ने जो काम करके चले गए थे, उसके बाद जब यूपीए 1 आया तो उसका भारत को बहुत ग्रोथ मिला, पुश मिला। उसके बाद लेकिन जो सेकेंड यूपीए 2 आया, उसके अंदर बहुत सारे करप्शन एंड इश्यूज होने लगे। लेकिन इसमें एक बहुत अंदर एक चीज बात छुपी थी। इवन मोदी ने भी वो चीज पब्लिक में नहीं बताया, क्योंकि लोग डर जाते थे। जो रियल सिचुएशन था अ, हमारे इंडिया का जो सिचुएशन था इकोनॉमिक वाइज, तो मई 2014 की बात है, जब मोदी पावर में आए, तो एनएसए अजित डोवल जी को अपॉइंट किया गया। तो डोवल साहब और मोदी जी के बीच में एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में डोवल साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही। मोदी जी, अगर आप चाहते हैं कि भारत एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बने,
या एक कराची के रूप में उभरे, तो हमारे साथ बहुत बड़ा बड़ा चैलेंजेस है। तो मोदी जी ने पूछा क्या चैलेंजेस है, तो उन्होंने बताया कि हमारा दुश्मन चाइना या अमेरिका नहीं है, हमारा दुश्मन डिपेंडेंसी है। हम एक कदम दूर है सैंक्शन से। और उसके अलावा उनके जो सलाहकार थे, बाकी सलाहकार थे, उनसे इनको पता चला कि महंगाई बहुत ही हाई सीमा पे थी और डॉलर के साथ हमारा जो कनेक्शन था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो मतलब अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सोच लिया कि नहीं यार इंडिया आगे नहीं बढ़ना है, तो उन लोग कंट्रोल कर सकते थे। इतना बुरा सिचुएशन था। हम कहां से ऑयल खरीदे, हम कहां से इंपोर्ट करें सामान को, ये सब डिसीजन यूएस से होता था। क्योंकि थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं, 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया का, तो हम समझते हैं कि यार मार्केट ओपन कर दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा चीज छुपा हुआ था। मनमोहन सिंह जी और मॉन्टेक सिंह आहूवालिया, ये दोनों बेसिकली आईएमएफ से कनेक्शन रखते, इनका कनेक्शन आईएमएफ से था। They were और stooges of the IMF, in short. एग्जैक्टली exactly, तो आईएमएफ ने हमें लोन देने का तैयार, मतलब दे डिसाइडेड कि हम लोन देंगे। और ये डिसाइड हुआ कि आपके देश को हम जैसे बोल रहे वैसे चलाएंगे। और हमें फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए मनमोहन सिंह जी, और हमें मॉन्टेक सिंह आहूवालिया भी होना चाहिए उस टीम में, जो आपका जो पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट होगा। और पूरा लिबरलाइजेशन हमने जो किया, हमने हमारे पूरे भारत को अमेरिका के साथ लिंक कर दिया। इससे लोगों को दिखा कि ग्रोथ हो रहा है, जॉब्स बन रही है, लेकिन उसका चाबी था वो अमेरिका के हाथ में था। और डोवल साहब इस बात को जानते थे, और ये हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू था। ओके, Interesting. हमारा इशू पाकिस्तान नहीं था। वहां से एक रॉकेट आ गया, हम संभाल सकते थे, हमारा मिलिट्री बहुत स्मार्ट है, बहुत दमदार है। लेकिन हमारा जो मेन इशू है वो ये था कि यूएस बैठ के डिसाइड करता है कि हम ऑयल कहां से खरीदे, हमारा रुपये का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन सी कंपनीज आनी चाहिए, हमें फंड कौन करेगा, ये पूरा उनके हाथ में था। क्यों किया अमेरिका ने ये? क्योंकि वो चाहते थे हम उनके एक जूनियर पार्टनर की तरह रहे, जो हमें चाइना के अगेंस्ट हमें कंट्रोल कर पाए। Partner is subordinate, assistant. सबऑर्डिनेट, हाँ, मतलब जो वो बोले हम करें। जैसे पाकिस्तान को उन्होंने यूज किया, उसी तरीके से इंडिया को यूज करेंगे टू कंट्रोल चाइना। तो उन्हें हम एज ए पार्टनर नहीं चाहिए था, जैसे आपने बताया सबऑर्डिनेट चाहिए था। ये हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू था, और इससे निकलना बिल्कुल, मतलब इट्स नॉट इवन इम्पॉसिबल, मतलब इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू रिमूव फ्रॉम दिस। तो ये चैलेंज था मोदी जी के सामने, और ये बातें उन्होंने कभी नहीं कही, बस एक्शन पे ध्यान दिया। तो आप देखोगे तो इन्होंने एक 10 साल का प्लान डाला। अभी 10 साल मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे उनको नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम था कि हमें काम शुरू करना है टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर। आप देखोगे तो 2014 में उन्होंने कभी भी आत्मनिर्भर का बात नहीं किया। Started उन्होंने around 2020 2019. 2020 से बात करना शुरू किया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। क्यों? क्योंकि अमेरिका देख रहा था, अगर 2014 में हम बात करते तो यहां पे टेरर अटैक और होता, हमें और उन लोग डिस्टर्ब करते, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को और डिस्टर्ब करते, या के स्लीपर सेल को उन लोग एक्टिवेट करते। तो इसके लिए इस काम को बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया गया है ना, बहुत स्लो एंड स्टडीली हमने स्टेप बाय स्टेप किया। तो 2014 में आप देखोगे तो आप जरा स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो 2014 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो मेक इन इंडिया लेके आया। भाई मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये सब चीज क्यों किया हमने, मेक इन इंडिया क्यों किया, बिकॉज हमारा, आप देखोगे तो क्रेडिट अकाउंट डेफिसिट जो होता है ना, हम ज्यादा इंपोर्ट करते थे एक्सपोर्ट से, ज्यादा ज्यादा हम इंपोर्ट करते थे।
और हमारा फॉरेक्स में पैसा बिल्कुल नहीं था, मतलब 12-15 दिन के पैसा, वी हैव ओनली मनी फॉर 12-15 डेज, मतलब डॉलर हमें खरीदना पड़ता था टू कीप आवर इकोनॉमी रनिंग। तो इसका पहला स्टेप था कि हमें प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो उसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया लॉन्च किया, 100% एफडीआई किया 25 सेक्टर में, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सके, नॉट एज अ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बट एज अ ओनर, मतलब आप यहां बनाओ इंडिया में और बेचो। ये उन्होंने पहला स्टेप लिया। दूसरा कदम उन्होंने लिया, डिफेंस में उन्होंने 49% एफडीआई किया, मतलब कंपनियां जो बाहर की कंपनियां हैं जैसे कि बोइंग है या फिर जो रफाल की कंपनियां हैं, उनको बोला कि आप यहां इन्वेस्ट करो टिल 49% और इंडिया में बनाओ। तो जैसे ब्रह्मोस का अपना जो डील है, उसी तरीके से रशिया की बहुत सारी कंपनीज यहां पे आई। ये सब डी लिंकिंग चालू हो गया धीरे धीरे से। और दूसरा एक काम किया, जैम ट्रिनिटी, जो हमें सबको पता है, राइट। हम सोचते हैं कि यार सिर्फ आधार और मोबाइल लिंक करने से अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। 2014 तक जितना भी स्कीम्स हम लॉन्च करते थे गरीबों के लिए, राइट, इसके बीच में इन्होंने एनजीओ बिठा के रखा था। आप देखोगे तो मोदी ने बहुत सारे एनजीओ को क्लोज करवाया, राइट, तो 14 से चालू हो गया। बैंक स्कीम से रिलेटेड और आधार से रिलेटेड एनजीओस का बीच में गेम था, जिसको टारगेट करने के लिए उन्होंने पहले ये लॉन्च किया। तो आधार क्यों लॉन्च किया? आधार लॉन्च किया पैसे कमाने के लिए, मिनिस्टर्स को। इसके बीच में क्या किया, इन्होंने एनजीओ को लगा दिया। तो अभी ये एनजीओ बीच में आ गया, तो अगर गरीब के पास पहुंचना है पैसा, तो कौन पहुंचाएगा? एनजीओ पहुंचाएगा। तो अभी सपोज कोई स्कीम निकाला कि राशन, इतना राशन हम देंगे, तो ये जाएगा पहले एनजीओ के पास, फिर एनजीओ से जाएगा गरीब आदमी के पास। तो अगर अपन यहां से 100 रुपए सेंड करेंगे सेंटर से, तो 7 रुपए जाएगा गरीब के पास, 93 रुपीज चला गया इस पॉकेट में, मिनिस्टर के पॉकेट में। तो ये चल रहा था गेम। तो मोदी जी ने क्या किया, हर एक फॉर एवरी सिटीजन उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया, उस अकाउंट को आधार से लिंक करवाया। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना शुरू हो गया। पूरा एनजीओ का दुकान एक दिन में बंद कर दिया। ये पहला किक मिला अमेरिका को। ये आप समझ किक रहे हैं कि अमेरिका को कैसे किक मिला है? क्योंकि हम तो अपने ये पूरा ये पूरा एनजीओ का फंडिंग कौन करता था? सोरोस फाउंडेशन। तो एनजीओ को फंडिंग तो बाहर से आ रही थी और हमारे पैसे हमारे गरीबों को जा रहे थे, तो बीच में क्या कनेक्शन हुआ? तो सपोज अभी मैं 1 लाख करोड़ का स्कीम निकाला, सपोज मैं एक मिनिस्टर हूं, एक मिनिस्ट्री का, और 1 लाख करोड़ का स्कीम निकाला। अभी ये पैसा मुझे पहुंचाना है गरीबों को, या मुझे ब्रिज बनवानी है या रोड बनानी है, तो ये जाएगा पैसा पहले एनजीओ के पास। फॉर एग्जाम्पल अभी जो स्ट्रेट डॉग्स का इशू हुआ सुप्रीम कोर्ट का, अभी जो रिसेंट मामला है, राइट, तो इसमें एक लॉ बनाया गया, एबीसी लॉ, आपने सुना होगा, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये कैसे पैसा डिवेट होता है। तो एक एक डॉग को अगर आप स्टेरलाइज करोगे, तो आपको गवर्नमेंट 800 रुपया पे करती है म्युनिसिपालिटी को, ठीक है। तो जितने भी म्युनिसिपालिटीज है या फिर जितने भी हमारे पंचायत है, उनको 800 रुपया मिलता है एक डॉग को, अगर आप स्टेरलाइज करोगे तो ये फंड अभी बना बना हुआ है गवर्नमेंट के पास। अभी म्युनिसिपालिटी क्या करता है, ये कोई एनजीओ को हायर कर लेता है जो ये काम करेगा। कुत्ते को जो स्टेरलाइज करना है वो कौन करेगा? ये एनजीओ करेगा। तो तो 800 रुपये बेसिकली किसके पास गया? डबल मुनाफा ले रहे थे, इंडिया में भी कमा रहे थे और बाहर से भी एग्जैक्ट। मनी था। इस तरीके से हर एक स्कीम में एनजीओ इन्वॉल्व थे। तो यहां पे क्या हो गया, 100% ट्रांसफर शुरू हो गया जनधन अकाउंट में। तो ये उन्होंने पहला काम किया। फिर मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। आज $447 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है इंडिया का, जो आप देखोगे तो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल था। जब 2014 में जब मोदी जी आए थे, ये होना बिल्कुल नामुमकिन था हमारे लिए। अब और उन्होंने क्या किया, जीडीपी का फॉर्मूला चेंज किया। आप देखोगे तो हमारा जीडीपी का फॉर्मूला सोशलिस्ट गवर्नमेंट के समय से चल रहा था, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो थिंकिंग प्रोसेस था, उस हिसाब से जीडीपी फॉर्मूला बनाया गया था। ये बिल्कुल जो बाकी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमारे इंडिया में, उस तरीके से इन्होंने जीडीपी का फॉर्मूला चेंज किया 11-12 में। जो 11-12 का फॉर्मूला था,
जो उसको चेंज करके 14-15 के हिसाब से लेके आया। उससे क्या हो गया, कंपनियां को लगने लगा कि यार हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, बिकॉज 1 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे कंज्यूमर मार्केट, इतना बड़ा मार्केट हमें मिल रहा है, तो हम क्यों ना इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करें। ठीक है। दूसरा चीज, पहले हम लोग एलएनजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम स्पॉट मार्केट से खरीदते थे। तो स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि हमें आज का रेट से खरीदना पड़ता है, तो उसके बीच में भी बहुत सारे मिडिल मैन थे, यार आज का रेट ये है तो खरीदो, तो पैसा उनके पॉकेट में चला गया। मोदी जी ने क्या किया, कतर के साथ 20 साल का टर्म नेगोशिएट किया 50% मुनाफे में। मतलब अगर मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे यही रेट पे दोगे 20 साल के लिए। सो लॉन्ग टर्म उनको भी फायदा, हमें भी फायदा, बीच में बिचौलिए गायब। बिचौले गायब। और ये सब बिचौले कहां से आते थे, ये सब वहां से आते थे, जिसका लिंक यहाँ पे इंडिया में भी है, वो आपको पता है कौन कौन है। कोल का ऑक्शन चालू कर दिया। कोल का ऑक्शन पहले कैसे होता था, जो बंदे मिनिस्टर से क्लोज होते थे उनको मिलता था कोल ऑक्शन, वो हमने चेंज करके क्या कर दिया, कोल ऑक्शन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट कर दिया, डिजिटल कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो स्टेप्स लिए गए, तो उसमें बहुत सारी चीजें हुई। और मोदी जी ने और एक चीज किया जिससे उनको बहुत बड़ा फटका लगा। पहले जो हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते थे, ऑल्दो यूपीए टाइम में कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा ही नहीं, एंटनी साहब थे तभी, आप देखोगे तो कोई भी बड़ा इक्विपमेंट हमने खरीदा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि 75% आपका इक्विपमेंट मेक इन इंडिया होना चाहिए, बजट का 75%। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्टअप्स आनी शुरू हो गई, ये सब आना शुरू हो गया, राइट। अभी हम ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, लेकिन 2014 में हमने 18 एफटीए साइन किए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम इसका लाभ ले रहे हैं, विल कम टू दैट पॉइंट। ओके, तो ये हुआ काम 14-15 में। अभी हम आगे बढ़ते हैं 16-13 में क्या हुआ। बहुत सारे गोस्ट कंपनीज थे हमारे इंडिया में, जिससे ब्लैक मनी रूट होता था बाहर की तरफ, और ये सबका जो नेटवर्क का जो बाट है ना, ये पूरा वेस्टर्न कंट्रीज थी, जहां से ये सब पैसा यहां से रूट होके वहां जाता था। तो बैंक्रप्सी कोड लेके आया, जिसके जिसके सेल से हमने 6000 केसेस सॉल्व किए। जो बड़े बड़े केसेस थे जहां पे हमारी कंपनीज, जो ये गोस्ट कंपनीज थी, उसको बंद करवाया गया। ओके, अभी डीमोनेटाइजेशन जो हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा गेम चालू था। उसके पीछे गेम ये था कि पूरा पूरा जो कारोबार चलता था अपना, वो ब्लैक मनी में चलता था। आप देखोगे तो 2011 12 13 में पूरा कैश पे डीलिंग होती थी। मतलब 50-60% कैश डीलिंग पूरा कैश पे होता था। तो जितना भी कैश होर्डिंग्स रखा गया था इन्होंने, और इनका बड़ा प्लान था मोदी आने के बाद कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करे। और डिस्टेबलाइजेशन के प्लान की वजह से बहुत सारे कैशेस होर्डिंग्स करके रखे थे पाकिस्तान के थ्रू और हमारे इंडिया के बहुत बहुत जगह पे। एक ही दिनों में, रातों रात 75% कैश जो निकला मार्केट से, उनका ये जो प्लान पूरा ठप हो गया। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुई नहीं। आप देखोगे तो कोई टेरर अटैक हुआ ही नहीं 5 साल में उसके बाद। और हमने दूसरा एक काम किया, अभी सपोज मुझे यहां से तेल बेचना है यूरोप में, तो शिप यहां से जाएगा, तो शिप को कोई जगह पे स्टॉप करना पड़ेगा, रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। तो हमारा कोई पैक था ही नहीं, लॉजिस्टिक्स था ही नहीं, यहां से हम ऑयल को शिप कर पाए। तो मोदी जी इतने कंट्रीज में विजिट करके आए, ये सबके साथ उन्होंने पैक्ट साइन किया, और जितने भी पोर्ट्स है हमें उनका एक्सेस दिलवा दिया। तो इससे जो हमें जो ट्रेडिंग मिल रहा था, बायलैटरल ट्रेडिंग, जो हमने 18 जो एफटीए साइन किया, इससे हम ऑयल डायरेक्टली खरीदने शुरू कर दिए। हमें यूएस का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यूरोप का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली शुरू कर दिया। और ये जो स्टार्टअप्स यहाँ पे बने, और अभी आप देखोगे तो हमारे इंडिया में क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि हम
75% जो चीजें हम बनाते हैं इंडिया में, वो हम ही खुद कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब वी आर ए वेरी हाई कंज्यूमिंग कंट्री। चाइना का वैसा नहीं है। चाइना में आप देखो तो 90% एक्सपोर्ट होता है जो बनाते हैं। लेकिन इंडिया में जो हम बनाते हैं उसका 75% हम ही खुद कंज्यूम कर लेते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इसकी वजह से क्या हो गया, अगर अमेरिका सैंक्शन लगाता भी है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसके लिए अगर ये गुड्स सब जगह पे पहुंचना है तो रोड होना जरूरी है, एयरपोर्ट्स होना जरूरी है। तो ये सब में काम चालू कर दिया। भारतमाला, उड़ान स्कीम, ये सब वही हुआ। 74 एयरपोर्ट से 160 एयरपोर्ट्स लेके गए। 1,40,000 किलोमीटर के रोड्स हमने बनाए। तो ये सब अमेरिका को चेकमेट करने के लिए बनाया गया था, पूरा बनाया गया चीजें थी। और आप अगर ध्यान दोगे तो ईरान को सैंक्शन कर दिया अमेरिका ने, तो हम ईरान से ऑयल नहीं ले पाते थे। तो 2013 तक हम 35 कंट्रीज से ऑयल खरीदते थे। आज वो 75 कंट्रीज हो गया है। तो अगर ईरान को सैंक्शन कर दिया हमें फर्क नहीं पड़ता, रशिया को सैंक्शन करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। ना रशिया हमारा दोस्त है, हमसे डीलिंग करते हैं। आप सैंक्शन करते जाओ, हम यहाँ पे डील बनाते जाएंगे। तो आज हम 75 डिफरेंट डिफरेंट जगह से ऑयल खरीदते हैं। इतना डाइवर्स कर दिया। तो जो एनर्जी सिक्योरिटी थी, जो दोवल साहब ने पहले दिन का जो बात किया था, वो हमने सिक्योर किया। So राइट? goal अभी one आगे, attained. Goal one हाँ, attained. Hmm. गोल वन अटेंड। अभी आगे बढ़ते, 17-18 में क्या काम हुआ, 18-20 में क्या काम हुआ। चाइना को चेकमेट करना था। क्यों? यूपीए ने क्या किया, एशियन मार्केट के साथ, जो अपना आसियान जो ग्रुप है, आसियान ग्रुप के साथ ऐसा डील हमने साइन किया जिससे पूरा चाइना का प्रोडक्ट्स यहां पे डंप होना शुरू हो गया। चाइना के टॉयज, चाइना के चीप मटेरियल, सब कुछ यहां पे डंप होना शुरू हो गया और पूरा अपना एमएसएमई मार्केट यहां पे बंद हो गया। जॉब्स जाना शुरू हो गया, एमएसएमईज बंद होना शुरू हो गया, बिकॉज चाइना का जो चीप प्रोडक्ट्स है यहां पे आना शुरू हो गया और इसकी वजह से मार्केट पूरा सैचुरेट हो गया। तो आप देखोगे तो कार्बन, माइक्रोमैक्स, ये सब हमारी ब्रांड्स थी मोबाइल के, सब बंद पड़ गई थी। करेक्ट? तो चाइना को चेकमेट करना था, तो इन्होंने क्या किया, मोदी जी ने 2019 में नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आया। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट टारगेट किया और आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में, जो फॉक्सकॉन थी, ये सब कंपनीज इंडिया में अपना सेकेंड बेस बनाना शुरू कर दिया। तो ये कोविड की वजह से नहीं हुआ है, ये 19 से काम शुरू हुआ है, कोविड के पहले से काम शुरू हुआ है। लोगों को लगता है कि कोविड की वजह से लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, ऐसा नहीं है। तो चाइना का जो, अभी आप देखोगे, अभी अगर मार्केट में जाओगे आप, कोई भी टॉयज खरीदने को, आपको मेड इन इंडिया टॉयज मिलेगी। आपको ज्यादा मेड इन चाइना टॉयज नहीं दिखेगी। आप बच्चों के काफी लिए टॉयज गायब हो खरीदने गए, जाके देखो, मार्केट से बहुत गायब हो हाँ, गए। बट स्टिल तो अभी भी पूरा हैं कुछ, स्पेशली द इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी वाले है। जो, जैसे अभी भी हाँ, है। अभी बट भी है। हम अभी तक, बट डोमिनेंट नहीं है अब। हाँ, 60% जो मार्केट था पूरा वॉश आउट हो गया चाइना का। तो वहां से इंपोर्ट आना कम हो गया। और ऑब्वियसली कोविड हमने हमें बहुत हेल्प किया वो टाइम पे, बिकॉज कोविड आने की वजह से वहां से इंपोर्ट आना कम हो गया और यहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ोतरी मिली। डेफिनेटली हुआ, लेकिन ये काम शुरू हुआ पहले से। पीएलआई स्कीम्स लेके आया। अगर आप यहाँ पे कंपनी चालू करोगे तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगा। तो जितनी बड़ी कंपनी थी, अभी तो बोइंग भी बात कर रहा है कि अमेरिका से निकल के यहाँ पे आ जाए। बोइंग जो अमेरिकन कंपनी है वो सब, फोर्ड बात कर रहा है कि यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर लेते हैं। तो जितने भी कंपनीज है अमेरिका के, सब यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिका में एंड पता है आपको क्या हो रहा है, चाइना चाइना से बेस हटा रहे हैं, दैट इज चाइना से बेस हटा इम्पोर्टेंट। रहे हैं। यस। तो टेस्ला भी बात कर रहा है कि टेस्ला चाहता है कि पूरा बेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। क्योंकि तो उनकी जो मेन क्यों हो पावर रहा है है? वो मैन्युफैक्चरिंग है, तो उस पावर को ही खत्म कर रहे हैं बेसिकली। एग्जैक्टली, चेकमेट कर रहे हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि चाइना इतना प्यार से हमसे क्यों बात कर रहा है अभी? लास्ट 5 साल में जो काम हुआ है ना, चाइना पूरा हिल गया है अंदर से। चाइना को दिख रहा है कि इंडिया के साथ अभी ये प्रॉब्लम करके मतलब कोई मतलब नहीं है, हमें इनके साथ अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा। और गालवान हुआ तो उनको समझ में आया कि इंडिया बैकआउट नहीं होने वाला है।
तो अभी तो उन लोग खुद बोल रहे कि चलो सब सब अपन सॉल्व कर लेते, एलएसी को डिफाइन कर लेते और अपने जो बॉर्डर प्रॉब्लम से सॉल्व करते। क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि उनका मार्केट हाथ से निकल रहा है। तो अगर चाइना को सर्वाइव करना है तो चाइना का प्रोडक्ट यहां पे आना जरूरी है, तो चाइना इज इम्पॉसिबल टू गो हेड, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ है तो वहां तो नहीं बेच सकते। 55% टैरिफ है चाइना के ऊपर, और उसके अलावा चाइनीज शिप में 100% टैरिफ है अमेरिकन पोर्ट पे, मतलब 155% टैरिफ है एक्चुअली। आपको दिखता है मीडिया में 55%, लेकिन ट्रंप ने वहां पे क्या क्या काम किया है, जितने भी शिप्स चाइना से आ रहे उन पे 100% एक्स्ट्रा टैक्स ड्यूटी लगाया। अरे वाह! हाँ, डबल तो मार्क। एक्चुअली 155% टैरिफ लगा हुआ है चाइना के ऊपर। चाइना पूरा हिल चुका है, और इसके बीच में स्लोली हमने काम किया, किसी को बताया भी नहीं क्या क्या चल रहा है, सिर्फ स्कीम्स लॉन्च करते गए, इंप्लीमेंट करते गए। साइलेंट इसके बीच में मूव्स हम आर द बेस्ट मूव्स, और बोलते हैं ना, रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड व्हेन कोल्ड। एग्जैक्टली और अब आगे बढ़ते हैं, फिर 21-22 में क्या क्या हुआ हम देखते हैं जरा। इसके अंदर हमने क्या किया, हमारे जो रिजर्व्स थे, राइट, पहले हमारा रिजर्व 10 दिन का था या 12 दिन का था। हमने अपना ऑयल रिजर्व बढ़ा दिया, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ा दिया, नए नए रिजर्व आना शुरू हो गया। तो अगर एक्सटर्नल शॉक्स आ भी रहा है तो अपने पास 1-1.5 महीने का आराम से रिजर्व है, अगर इंपोर्ट बंद भी हो गया तो। दूसरा एक काम किया, जितने भी हमारे यहाँ पे पीएसयूज थे, पब्लिक सर्विंग यूनिट्स थी, पब्लिक सर्विस यूनिट्स, ये सब करप्शन से पूरा भरा हुआ था। मिनिस्टर्स का जेब भरने के लिए बनाया गया कंपनीज थी, और इनके पास बड़े बड़े लैंड्स पड़े हुए थे। हम क्यों ना उस लैंड को यूज करें और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए अपने उसी फंड को लेकर। ये फंड तो है नहीं, बिकॉज ऑफ लैंड पे पड़ा हुआ है। तो मोदी जी ने क्या किया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू कर दी, और जितने भी पीयूसीज जो काम नहीं कर रहे उनको बेचना शुरू कर दिया, और जो चाहिए उनको प्रॉफिट में ला दिया। तो जो डिपेंडेंस हमें बाहर से थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो कम हो गई। तो जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है, डिफेंस के जो पार्ट्स है, ऑटो पार्ट्स है, वो यहां से बनती है। सबसे ज्यादा ऑटो पार्ट्स अमेरिका में इंपोर्ट कोई करता है, अमेरिका इंपोर्ट करता है, वो इंडिया से करता है। आज मोबाइल फोन्स में सबसे ज्यादा इंपोर्टिंग अमेरिका में सेकेंड कंट्री इंडिया है, आफ्टर चाइना। आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया कराची पोर्ट पे, राइट। और हमने ग्वादर भी मैं आता हूं बाद में, ग्वादर एंड आगे क्या हुआ। फिर चाबहार पोर्ट हमने लीज पे ले लिया, वो सब हम बात करते। फिर और एक चीज किया, 100% अपना जो मिनरल्स का इंपोर्ट था, मतलब जो रेयर अर्थ्स थे, वो चाइना से आता है। वो डिपेंडेंसी हमें कम करनी थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने डील साइन किया, ईसीटीए। 85% टैरिफ निकल गया, ट्रेड चालू हो गया, और ऑस्ट्रेलिया से आज बहुत सारा मिनरल्स अपने इंडिया में आ रहा है। और ऑयल का प्राइस को स्टेबल रखने के लिए इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, और यहां पे उनको लगा थर्ड झटका, अमेरिका को। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई वाज अ हाँ। लेक्चरर ना, तो कुछ आदतें रहती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, प्लीज रिवाइज। तो पहला झटका लगा, आपको पता है कि हमने जो बंद कर दिया जैन ट्रिनिटी, जो हमने लॉन्च किया जैन ट्रिनिटी से, राइट। यस। सेकेंड झटका लगा, हमने S-400 लिया, उनका थार्ड सिस्टम नहीं लिया, और जो एरोस था वो नहीं लिया। थर्ड झटका लगा जब हमने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया और रुपये में ट्रेड करना शुरू कर दिया। यस, मूविंग फॉरवर्ड नाउ जी। हाँ, और यूपीआई ट्रांजैक्शन, अभी यूपीआई जो बड़ा गेम चल रहा है, हमें लग रहा है कि यूपीआई इंडिया के लिए तो है ही डेफिनेटली, लेकिन ये जो पेमेंट सिस्टम है ना यूपीआई, ये ये किसी और की तरह बनाया गया है। ये एक यू आर स्विफ्ट लेटिंग द बोल के कैट एक आउट ऑफ द सिस्टम है। बैग। मैंने सोचा था सेपरेट शो करूंगी, बट चलेगा जी। अच्छा ओके। स्विफ्ट बोल के एक पेमेंट सिस्टम है जो अमेरिका यूज करता है। वो चाहता है कि इंडिया, पूरे दुनिया में सब लोग वो यूज करें। अभी यूपीआई से क्या हो गया, अभी सपोज अगर मैं दुबई में हूं
तो अगर मुझे वहां पे पेमेंट करनी है तो मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता हूं इन यूएई, दिरहम में कर सकता हूं, और मुझे पेमेंट यहाँ पे रुपये में आएगा। मुझे स्विफ्ट की जरूरत नहीं है, ना मुझे फॉरेक्स फंड की जरूरत है। तो ये लगा चौथा झटका, भाई ये तो डॉलर को रिप्लेस करने का प्लान बना रहा है। तो धीरे धीरे अमेरिका को समझ में आया कि यार ये तो मेरे पे खेल रहा है गेम। तो अमेरिका पूरा हिल गया कि यार ये यूपीआई लॉन्च कर रहा है और ये यूपीआई बाहर भी दे रहा है। तो आप देखोगे तो बीच में बैंगलोर में जो यूपीआई का इशू हुआ कि यूपीआई बंद करो, यूपीआई बंद करो, चालू हो गया। ये आपको कहां से लग रहा है, कहां से आया है ये? टैक्स वाले पकड़ेंगे, यूपीआई बंद कर दो। ये जो कैंपेन था वो कहां से आना शुरू हुआ? आप सोचो इसके बारे में। यस, एंड और ये रिमेम्बर कभी आया? ऑलरेडी यूएस ने एक एग्जांपल सेट किया हुआ है व्हाई स्विफ्ट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। रशिया, इमीडिएटली रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड, दे कैंसिल्ड देयर स्विफ्ट। तो सारी हाँ, पेमेंट जो रशिया की थी सब रुक गई, एंड दे आर ऑल लॉक्ड आउटसाइड ऑफ रशिया, दे कैन टेक दैट मनी। उनके पास वो एक्सेस नहीं है कि वो पैसों को ले सके। एक्सेस नहीं है। कल और कल को जब भी वॉर हो, प्रॉब्लम हो, यूएस के साथ झगड़ा हो जाए, कोई उनको बात पसंद नहीं आए, तो दे कैन ऑलवेज ब्लॉक आवर मनी। ब्लॉकर्स, सो एब्सोल्युटली। यस, और उससे बड़ा फाइनेंशियल चीज, वॉर। रशिया का जितना भी एसेट्स था वो फ्रीज कर दिया यूएस ने। अरे ऐसे कैसे कर सकता है यार, कोई कंट्री का एसेट आपने फ्रीज कर लिया, राइट? तो ये डोवल साहब ने बात किया था 2014 में। 2022 में एक्चुअली इनका फ्रीजिंग हुआ, लेकिन 14 में ही मोदी जी को पता था कि ये होने वाला है, अमेरिका ये कर सकता है। He is always prepared for the worst when it comes to the enemies. हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं लास्ट गेम में, जो लास्ट स्टेज हुआ, जो बड़ा गेम इंडिया ने खेल दिया, राइट? एक तो हमने एमआरवी एमआईआरवी जो टेक्नोलॉजी है वो टेस्ट किया, अग्नि 5। ये क्या है बेसिकली, आप एक ही मिसाइल के अंदर 3-4 बॉम्ब को स्टोर कर सकते हैं और वो मल्टीपल लोकेशंस में अटैक कर सकता है। अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके पास टेक्नोलॉजी आज है। और हम 7,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं। इतना रेंज तो चाइना के पास भी नहीं है, राइट? कतर एलएनजी का जो हमारा जो डील था उसको और 20 साल हमने और रिन्यू कर दिया। मतलब 2045 तक हमारा अभी डील बना हुआ है कतर से। So, and Qatar and US are very closely related. So we वेरी are क्लोज actually, रिलेटेड। लेकिन आप देखोगे अगर कतर में हमारे जो नेवी का जो एक्स नेवी के जो लोगों को जो पकड़ा गया था, उनको कैसे छोड़ दिया कतर ने? क्यों छोड़ा? छोड़ दिया। और अभी जब पहलगाम हुआ था, तो पहलगाम के बाद में और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में आपने कोई स्टेटमेंट्स नहीं स्टेटमेंट नहीं सुना। सुनी। हाँ, नहीं तो और कतर सबसे उसके पहले बाद टूट पड़ता है। उसके बाद मोदी जी को रेड कारपेट दिया गया। ये नेवी जी को छोड़ने के बाद क्यों दिया गया? बिकॉज 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास पड़ा हुआ है। यूएई में मंदिर खुल रहा है, सऊदी बोल रहा है कि आप मंदिर खोलो। तो मुस्लिम देशों के अंदर हमें इतना वेलकम जो मिल रहा है, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म डील साइन कर रहे हैं उनके साथ। और सीपेक जो होता है, सीपेक जो चाइना से आती है एंड इट गोज टू ग्वादर, जो बलूचिस्तान में अभी है, इसको काउंटर करने के लिए हमने चाबहार पोर्ट का लिंकिंग शुरू कर दिया। और हमने INC, एक और, हाँ, एक और चीज किया जिसमें हम चाइना, जो यूएस का जो डोमिनेंट ट्रेड रूट है, ऑयल रूट, उसके जगह पे हमने आईमैक शुरू कर दिया। आईमैक, अभी आईमैक ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर है। अभी 2-3 साल में वो काम होना शुरू हो गया। यहां पे लगा 5वां झटका यूएस को। तो विदाउट विदाउट यूएस को हम डिस्टर्ब करें, हमारे ऑयल एंड ट्रेड ये पूरा यहां से जाएगा चाबार पोर्ट में, चाबार पोर्ट से सऊदी, सऊदी से इजराइल, इजराइल से यूरोप डायरेक्ट। और इजराइल में किसका पोर्ट है? अदानी का पोर्ट है। Israel is also not very happy with US. Qatar is also not ऑब्वियसली, happy. हाँ, बिकॉज इजराइल को भी उन्होंने क्या चाहा कि यार तुम हमारे सबऑर्डिनेट बन के रहो। They want to make him next Saddam Hussein, actually. नेतन्याहू को next Saddam Hussein बना, उस यस, पे अलग से मैं शुरू लिखा था करेंगे। उसके बारे में।
मैं लिंक्डइन में उसके बारे में लिखा था कि ये वही तरीके से जा रहा है. आप यू विल Exactly. नॉट बी सरप्राइज्ड इफ नेतन्याहू विल बी हैंग्ड इन Yes. सम ईयर्स. और डिफेंस प्रोडक्शन जहां पे हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, बिल्कुल एक्सपोर्ट नियर टू जीरो थे, वहां पे हमने 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट चालू कर दिया. 1 लाख करोड़ का आउटपुट है हमारा डिफेंस का. तो अमेरिका को लगा कि यार ये तो हमारे हाथ से निकलते जा रहा है इंडिया. इसको अभी डॉलर की जरूरत नहीं है, पेमेंट सिस्टम की जरूरत नहीं है, ना डिफेंस की जरूरत है. ये डिफेंस तो हमसे ले ही नहीं रहा है. ये डिफेंस रफेल्स मतलब फ्रांस से ले रहा है, रशिया से इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, और ये खुद बना रहा है डिफेंस इक्विपमेंट्स. ड्रोन का पूरा आर्मी यहाँ पे खड़ा हुआ, किसी को समझा भी नहीं. पहलगाम होने के बाद समझा कि हमारे पास इतने बड़े ड्रोन की आर्मी है. जो साइलेंटली काम हुआ है ना, जितने भी स्टार्टअप्स हमने शुरू किए डिफेंस में, ये सब लोग चुपचाप काम कर रहे थे. और जब ऑप सिंदूर हुआ, आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो ड्रोन्स का था. ये ड्रोन्स कहां से आए? Especially the deceptive one, जिसकी हाँ, वजह से लगा रफेल मार गिराया, जो कहानी हाँ. आई. और और एक झटका क्या लगा, छतवा झटका. आप देखोगे तो इसराइल में जो अटैक्स हो रही थी, ईरान जो अटैक कर रहा था, या हमास जो अटैक कर रहा था, आप देखोगे तो जो उनका जो एरो सिस्टम है, राइट, जो एरो सिस्टम है, थार सिस्टम है, जो अमेरिकन सिस्टम है, वो 100% एक्यूरेट नहीं है. मतलब मिसाइल बीच बीच में गिर रही थी इसराइल के अंदर. लेकिन जब पहलगाम के बाद जब ऑप सिंदूर हुआ, आकाश तीर ने जो ऐसा कमाल दिखाया कि एक मिसाइल या एक ड्रोन अपने धरती पे हिट नहीं हुआ. एक कांच का टुकड़ा भी नहीं हिला इंडिया में. एंड लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था द वन दे सेंट व्हिच वाज इंटरसेप्टेड इन हिसार, जिसके बाद एक्चुअली में द एयरफोर्स वेंट इनटू फुल थ्रॉटल. आई टेल यू समथिंग. दे सेंड अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो फतेह है उनका. वो आज का टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई भी रेडार उसको पकड़ नहीं सकता. लेकिन अपने इंडिया ने पकड़ा उसको और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया. ये शॉकिंग था. और मैं आपको बताता हूं, कम से कम हमने 20-25 F-16 को डिस्ट्रॉय किया है. नंबर्स अभी बढ़ने वाले तो नहीं है, क्योंकि नंबर्स काफी बढ़ रहे हैं और यूएस उस पे चुप्पी नंबर्स साध के बढ़ेगा. बैठा हुआ है. हाँ, नंबर्स और बढ़ेगा. जितना यूएस हमें टैरिफ लगाएगा, उतना हम नंबर यहां से एक्सपोज करते करते जाएंगे. सिंपल. आप वहां से टैरिफ लगाओ, हम यहां से आपको और इंसल्ट करते जाएंगे. आपने सुना कभी मोदी बात कर रहा है बीच में, टैरिफ के बीच में? कभी बात नहीं किया. लेकिन वहां से सिर्फ वही बात करता है, ट्रंप ही बात करता है. उसका ना कोई स्टाफ बात करता है यहाँ पे. अपना जो डिफेंस का जो स्पोक्स पर्सन है, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का जो स्पोक्स पर्सन है, वो आके बात करता है. ना जयशंकर जी बात कर रहे हैं, ना मोदी जी बात कर रहे हैं. सिर्फ एक्शन से काम चल रहा है. तो ये जो साइबर वारफेयर है, और जो आकाश तीर जो बनाया है, ये सब जो बना है इंडिया के अंदर, इससे अमेरिका को समझ में आ गया कि यार यहां से ज्यादा बिजनेस अपने को नहीं मिलने वाला. और इंडिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह से हम 2013 में कंट्रोल करते थे. इंडिया अनप्रेडिक्टेबल बनते जा रहा है हमारे लिए. और चाइना को काउंटर करने के लिए हम इंडिया को यूज नहीं कर सकते. तो अच्छा है कि हम पाकिस्तान को यूज करें, आसिम मुनीर को जरा खुश करें. तो इसके लिए बहुत मोहब्बत चालू है उनका अभी. फिर पाकिस्तान में जमीन भी खरीद सकते हैं ना. बलूचिस्तान में तो वैसे ही छीना झपट मची हुई है सबकी. वो तो बेच दिया. वहां पे सब कुछ बलूचिस्तान का जमीन अमेरिका को बेच दिया उसने. मतलब बेचारा चाइना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठा के हाथ कुछ नहीं आया, गालियां अलग से हाँ. पड़ी. तो इसके लिए अभी चाइना इज ट्राइंग टू बिकम गुड फ्रेंड्स विद अस. लेकिन इंडिया इज नॉट ट्रस्टिंग. आप देखोगे तो इंडिया बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता. इंडिया को पता है कि चाइना क्या चाहता है. ना रशिया को हम ट्रस्ट करते. हमें पता है कि हमें कहाँ खड़ा होना है. तो ये कुछ नंबर्स है, आपके दर्शक देख सकते हैं कि कैसे हमने ग्रो किया है 13 से लेके 25 तक. ये कोई स्पोक्स पर्सन बात नहीं कर रहा है बीजेपी का. ये एक्चुअल नंबर्स है जो इंडिया ने परफॉर्म किया है. तो आज Inflation is like quite
Inflation is 1.5% today. It was 10% in 2013. इसमें एक चीज का करेक्शन करना चाहेंगे, लोग जब हाँ, सोचते हैं इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन तो वो ये सोचते हैं कि आज से 10 साल पहले आलू मिलता था 5 रुपए किलो और आज मिल रहा है 20 रुपए किलो। इन्फ्लेशन को हमेशा एक पर्सपेक्टिव में दिपेश जी आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि लोग ना 10 साल 5 साल पहले कंपेयर करते हैं माइंड में कि तब तो आलू चीनी आटा तेल ये रेट में था, आज ये रेट में है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है घटने की बजाय। ये थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके समझाएंगे। इसमें क्या होता है ना कि जो रुपी है ना, देखिए जो भी करेंसी होती है, राइट, ये रुपीस जो करेंसी कैश है, उस कैश का वैल्यू हमेशा कम होते जाता है और एसेट्स का वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाता है कोई भी कंट्री में। ठीक है, तो अगर मैंने आज एक ब्रिज बनाया, वो ब्रिज का वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगा एज ए एसेट, लेकिन जितना पैसे मैंने लगाया उस पैसे का वैल्यू कम होते जाएगा। तो अगर मेरा 100 रुपया था 10 साल पहले, वो हो सकता है कि आज 50 रुपया हो, उसी कैश का वैल्यू। या फिर इसको ऐसे बोलें कि 100 रुपए में जो आपने ब्रिज बनाया था, आज वो ब्रिज बनाने में आपको 500 रुपए लगेंगे, क्योंकि 500 रुपये लगेंगे। टाइम के साथ हाँ, चीजों की प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या हाँ, फिर आप जो बोले कि कैश की वैल्यू कम होती जाती है। एग्जैक्टली जैसे तो जो लोग, 1970s में अगर 200 रुपए की वैल्यू थी, आज की डेट में 200 रुपए में चॉकलेट नहीं आती है, हाँ, राइट? तो ये आरबीआई जानबूझ के करता है ताकि हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड होती जाए और हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते जाए। तो ये एसेट का और कैश का खेल है, तो लोगों को ये समझना है। और ये प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे स्कूल में ये सिखाया नहीं जाता है। वो क्लैरिफाई नहीं करते ना, क्योंकि आपको टाइम और हाँ, कॉन्टेक्स्ट और और कंट्रीज बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं पैरेलली। हाँ, और ऑपोजिशन इसी बात का मौका उठाता है कि लोगों को ये पता नहीं तो उनको गुमराह करो। तो ये चल रहा है बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि हम हमारा यू नो जो हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, आपका जो पर कैपिटा का जो ग्रोथ हुआ है, वो आप देखो, आप एक साल में कितना खर्चा कर पा रहे हो, आपका इनकम लेवल बढ़ा है, आपका एसेट कंपैरिजन बढ़ा है, ये बराबर है। मिडिल क्लास का टैक्स टैक्स जो टैक्स हम देते हैं उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ये जो टैक्स हमने दिया है, उस टैक्स का यूज कहाँ पे हुआ, आप जरा वो देखो ना, कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने खरीदा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, तो कल जाके इसका वैल्यू हर एक देश के नागरिक को मिलने वाला है। ये रियलिटी है। ठीक है, तो आज हम तो सरप्लस से बैठे हैं, हमारे पास अकाउंट डेफिसिट है ही नहीं। मतलब ये क्वार्टर में 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया और कम इंपोर्ट किया। ऐसा कभी इंडिया के हिस्ट्री में नहीं हुआ है। पहले बार हमने मैन्युफैक्चरिंग किया और एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम किया, सरप्लस 0% पे आ गए। हम सरप्लस से बैठे हैं आज, मतलब डेफिसिट है ही नहीं अकाउंट में। और ये बहुत बड़ा बात है अगर लोग उसको समझ पाएंगे तो। राइट, ट्रू। या तरीके से आप देखोगे तो डिफेंस बजट बढ़ गया है, डिफेंस प्रोडक्शन अपना बढ़ गया है, डिफेंस एक्सपोर्ट देखो कितना ऊपर चला गया है, एयरपोर्ट्स, रोडवेज, रोड बिल का रेट बढ़ गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन 100% तक तो पहुंच गया है। तो ये सब नंबर्स ये नंबर्स आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं। और आप देखोगे यूनिवर्सिटीज कितना बढ़ गया है, आज 1300 से अधिक यूनिवर्सिटीज है। हमने हमने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डीप रिसर्च चालू करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह से जो हमारी डिपेंडेंसी थी कि टेक्नोलॉजी बाहर से आना चाहिए, अगर हमें 5G लगाना है, आप देखोगे तो इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज इट्स ओन 5G स्टैक। हमारा व्हाट डू यू 5G मीन बाय स्टैक दैट? इंपोर्टेड नहीं है। जो व्हाट डू 5G यू है, मीन बाय? हम्म। 5G स्टैक जो अपना 5G है, वो हमने खुद बनाया है। हमने ना चाइना से इंपोर्ट किया है ना अमेरिका से इंपोर्ट किया है। जो टेक्नोलॉजी है 5G का, ये हमने खुद बिल्ड किया है और हमने 4G नेटवर्क के अंदर बिल्ड किया है इसको। वाओ। ओके, तो ये स्टार्टअप लोगों को पता नहीं है। हाँ, स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स का 500 से आई मीन 1,60,000, दैट्स अ ह्यूज जंप। ह्यूज जंप। फार्मा दैट्स एक्सपोर्ट देखो आप। कॉन्फिडेंस है ना लोगों में कि दैट वी कैन डू इट। हाँ, स्टार्टअप्स का मतलब ये वी कैन डू इट। हाँ, इसमें बहुत एग्जैक्टली, फेल होते हैं, बिकॉज़ कोई ऐसा नहीं है कि जिसने स्टार्ट किया सब सक्सीड कर जाएंगे, बट वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वी कैन डू इट। करेक्ट, करेक्ट। और देखोगे तो फार्मा एक्सपोर्ट देखो आप, $30 बिलियन पहुंच गया है 25 में। कहा ये $3 बिलियन था, आज $30 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। इसमें हमने एक चैलेंज है, 40% अपना एक्सपोर्ट होता है यूएस को। ऑल्दो यूएस ने टैरिफ नहीं लगाया फार्मा पे, उसको अभी दम नहीं है करने का, लेकिन वो करेगा। जो रशिया से आज बात हुआ है, उसका डील आज रशिया के साथ नहीं हुआ है। तो अगले आप 10 दिनों में देखोगे तो हो सकता है कि ट्रंप
टैरिफ लगा दे फार्मा पे भी, फिर भी हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब हमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट को पता है, इसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल हिला हुआ नहीं है टैरिफ से। और टैरिफ गेम में अमेरिका बुरी तरीके से हारेगा, मतलब दे कांट विन दिस गेम। Because it's coming to their consumers, no, it's not coming to our to us. उनके एग्जैक्टली लिए प्रॉब्लम होगी। उनके लिए प्रॉब्लम है। हाँ, हमारा सेल्स कम हो जाएगा, लेकिन यही हमेशा हमें डाइवर्सिफाई करना है। जो हमारे, अगर कोई आपके दर्शक है जो प्रोडक्शन पे काम करते हैं या एमएससी में काम करते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि हम डाइवर्सिफाई करें। जैसे हमने डाइवर्सिफाई कर दिया हमारे इंपोर्ट्स को, ऑयल इंपोर्ट्स को, तो ये हमें डाइवर्सिफाई करना है। तो ये एग्जैक्ट चीजें आप देखोगे तो कल के मोदी जी के स्पीच में रिफ्लेक्ट हुआ है। जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे थे, वो इसकी वजह से दिखा रहे थे। Very interesting. And the best way to punish an enemy or an adversary, चाहे enemy बोलिए या adversary बोलिए, चुपचाप प्लान करते हो, ज्यादा उछल कूद मत चुपचाप करो। प्लान करो। It's also a strategy of the guerrilla warfare, surprise element. अगर आप या ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर दोगे तो फिर तो आपका गेम खत्म हो गया ना। दे विल आल्सो बी रेडी, दे विल आल्सो बी अलार्म्ड एंड रेडी टू काउंटर आल्सो। वो भी अपनी स्ट्रैटेजी वैसे ही करेंगे। तो बहुत अच्छा आप था देखो 11। रेड फोर्ट में 2014 में 15 में जो मोदी जी स्वच्छ भारत की बात करते थे, आज हम 5G एआई सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं 10 साल में। आप अपने डिफरेंस देखो, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, अपने विंडोज की बात कर रहे हैं, अपने अपने सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अपने यस ओएस की बात। आपको आपको पता है हमने ऑलरेडी भारत ओएस लॉन्च कर दिया है, अपना कर आर्मी दिया। मिलिट्री यूज कर रहा है। अभी वो धीरे धीरे करके आएगा, बट बहुत दूर है अभी। विंडोज को बीट करना इतना आसान नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट को बीट करना इतना आसान नहीं है। मैं व्हाट्सएप का आई डोंट, रिप्लेसमेंट संदेश। हाँ वी हैव टू। सो वो भी चालू हो जाएगा, आना चालू हो जाएगा। तो आई थिंक वी आर गोइंग राइट डायरेक्शन। बस इतना ही है कि इसके बीच में इंटरनल वार ना हो जाए। जो 0.5 फ्रंट वार है, वो अपने देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन करना, ये सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन करना, ये हमें बहुत ध्यान से ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें हर एक जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं, उनको ध्यान देना है कि इसमें इसके अंदर ना गिरे। इस जाल में, चक्रव्यूह में ना फंसे। हाँ, अदरवाइज नेक्स्ट 10 years वी आर गोइंग टू बी अ सुपर पावर। Let's try our best. Let's do our best to make sure that the या country is safe, sound, and everything is going in the right direction. Because it takes a lot of efforts. उनका 11 साल की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी अगर एग्जैक्टली एग्जैक्टली चीजें गड़बड़ जाती हैं। एंड विल बी बैक टू द स्लेवरी अगेन बिकॉज दे आर ट्राइंग न्यू कॉलोनियलिज्म। अपनी मार्केट्स, अपनी कंपनीज को लेकर आने। ईस्ट इंडिया वाज अ कंपनी एक्चुअली, नथिंग मोर देन दैट। एग्जैक्टली कंपनी आई, फिर उसके बाद वही ये जीएमओ फूड्स लाना, फिर स्लेवरी के। रिमेंबर इंडिगो? Indigo was the one, na, they brought. So similarly, they want to bring their GMO foods, their dairy, their medicines, the entire same. बस फॉर्म चेंज हो गया है, बट इंटेंशन और माइंडसेट वही है कि फिर से कॉलोनाइज करना, फिर से यहाँ का फायदा उठाना, फिर से इंडिया को गरीबी में, भुखमरी में ढकेल देना। अगर व्यूअर्स को थोड़ा सा भी अपने आप को रिमाइंड करना, तो जाके ना बंगाल फेमिन्स की पिक्चर्स देख लीजिएगा। एग्जैक्टली। बंगाल फेमिन्स में हड्डियां दिखती थी लोगों की, कंकाल को गिद्ध नोच कर खाते थे। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क नहीं पड़ता है, पर भारतीयों को फर्क पड़ता है, हमें फरक पड़ता है, वो हमारे खून थे। हमें कोई बंगाल शत्रु बोध बंगाली होता है ना, शत्रु बोध। अपने भारत में लोगों को शत्रु बोध और स्वयं बोध का विश्वास नहीं है। नहीं है, प्रॉब्लम यही है। शत्रु अपना बोध, नहीं। अपना शत्रु कौन है? हम सोचते थे कि चाइना हमारा फर्स्ट एनिमी है। नहीं, हमारा एनिमी हमेशा अमेरिका है, फर्स्ट एनिमी। चाइना को तो हम फिर भी कंटेन कर सकते हैं, बट अमेरिका इज ए बिग एनिमी। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे कोर्ट्स के अंदर, सब जगह पे दे हैव पुट देयर पीपल। ट्रू, ट्रू। एंड उसमें क्या है कि क्योंकि शत्रुबोध मिसिंग है, इसलिए लोगों को छोटी-छोटी बातों पे लोग बोलते हैं वो लैंग्वेज वॉर। अरे मैं तो खुश हूँ कि हमारे यहाँ, मतलब वी शुड बी हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग। आप यूएस चले जाइए, आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, आप अफ्रीका चलिए, 1, 2, 3 डिशेज़ होती हैं, उसी पे पूरा कंट्री जिंदा होता है। आई मीन फ्रांस। आपके यहाँ साइक्लोपीडिया है डिशेस का। एवरी 10 किलोमीटर यू हैव अ न्यू वेरिएशन ऑफ द थिंग्स। आई मीन फ्राइड मोमोज भी मिलते हैं हमारे देश में। सोचिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यही तो कि उनका वो प्रॉब्लम है ना, कि एक कैंपेन चला देंगे उन लोग इंडिया को डिवाइड करने के लिए। वो चलता नहीं है इंडिया में, बिकॉज सबका सोच अलग अलग है और एक साथ एक कंट्री बनी हुई है। एक ये साथ उनका प्रॉब्लम। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब
राजस्थान की खड़ी लठ मार लैंग्वेज है हरियाणवी जिसको बोलते हैं। तो अगर आप बिहार में जाओगे तो इतनी वो प्यारी मीठी, लखनऊ की तो अदब वाली भाषा देख लीजिए, साउथ में एग्जैक्टली। जाइए तो तमिल के वेरिएशंस देख लीजिए। आई मीन ये तो हमें चेरिश करना चाहिए कि हमारे पास इतना सब कुछ है जिससे वो जलते हैं, जिसका उनके पास तोड़ ही नहीं है। ड्रेसेस और देख लीजिए, उनका फॉर्मूलाज यहाँ पे काम नहीं करता है बिकॉज वो मॉडल यहाँ पे चलता नहीं है। बट अगर मुझे कोशिश फ्रांस को तोड़ना है, कोशिश हाँ, पूरी है, कोशिश तो कोशिश पूरी पूरी। है। अगर अगर सपोज मुझे फ्रांस को तोड़ना है तो मुझे सिर्फ फ्रेंच भाषा में कैंपेन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इंडिया को तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ोगे? कितनी भाषाओं में कल्चर, कर लैंग्वेज चेंजेस। इतना ज्यादा है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, स्पेशली द मणिपुरी, उनकी जो शादी की ड्रेसेस होती है, माय गॉड, दैट व्हाइट एंड गोल्डन थिंग दैट दे ब्यूटीफुल। वेयर विद एंटायर, इतना ब्यूटीफुल लगता है। फिर आप नॉर्थ की साइड आइए तो वो जो लड़कियों का जो परिधान है, लड़कों का, या साउथ में जाइए तो एक अलग है, केरला में अलग। अलग। आई मीन चेरिश इट यार, कम ऑन। आई मतलब, और राजस्थान की वो जो यहाँ से यहाँ तक कड़े डालते हैं, या वैरायटी इतनी है कि यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी सेलिब्रेटिंग। बट या ये इसी को हमारा डिवीजन बना रहे हैं। लैंग्वेज वॉर, हम कन्नड़ में बात नहीं करेंगे, आई मराठी थिंक में ये बात नहीं। लैंग्वेज वॉर भी ना आप देखोगे तो ये एक्सटर्नल एंटिटी इसको स्पॉन्सर कर रहा है। ये तमिल वर्सेस इंडिया, हिंदी जो वॉर है, ये सब बाहर से आ रहा है एक्चुअली, टू फाइट अमंग्स्ट ईच अदर। बट इसमें एक एक हम अच्छा चीज जो कर सकते हैं, एंड विच आई थिंक द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई टू डू, दे सेड कि अपनी मर्जी से एक लैंग्वेज तो सीखो एक्स्ट्रा यार। एक तो हिंदी इंग्लिश हो गई, या फिर आपकी मदर टंग एंड इंग्लिश हो गई। उसके अलावा आई थिंक वी नॉर्थ इंडियन शुड लर्न सदर्न इंडिया की, मैं साउथ इंडिया नहीं बोल रही, सदर्न, चाहे कन्नड़ हो, आंध्रा की हो, तमिल की हो। तमिल की जननी संस्कृत है, एक लैंग्वेज हमें भी सीखनी चाहिए ना। वो लोग सीखते हैं तो एग्जैक्टली, हमें भी सीखना चाहिए, क्या दिक्कत है? नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली, में एग्जैक्टली। इतनी इतनी लैंग्वेजेस, और नॉर्थ ईस्ट जब हिंदी बोलते हैं ना, मतलब उनकी भी लैंग्वेज बहुत क्यूट है, इतने प्यारे लगते हैं। आई रियली का मतलब वी शुड बी हैप्पी यार, हमारे पास इतना सब कुछ है, ठीक है, इतनी वैरायटी है। बट let it not become a weapon in the hands of the adversaries. I would put it that way, Yeah, I hope that right? we will all listen and understand it as a But country. Dipesh, I have my hopes high with the young generation. This generation is like, they don't believe in all this. They understand the game, I think, subconsciously better than us. और probably Absolutely. they're not into it actually. उनको जब एक नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जाता है तो they get married also there. So many of them I know, they Yeah, just yeah, get married yeah, and they learn। एक ही फैमिली में पंजाबी भी चल रही है, बंगाली भी चल रही है, तमिल भी चल रही है और हिंदी भी चल रही है। सो yeah, दिस न्यू जनरेशन जो टॉप पे अब जो मिक्सिंग चल रही है ना, दैट इज आवर होप एक्चुअली। दैट इज वेयर आई फील दैट होप स्टिल एग्जिस्ट। जी, yeah, yeah. योर माइंड, Absolutely. you're concluding the statements, Dipesh, Yeah, yes। yeah. So I concluded actually. So this all things are what inko they are getting very nervous. America is nervous today because of India's growth. Okay, and India is becoming the center of everything that is happening around the world. आप देखोगे तो यूरोप भी चाहता है कि जल्दी डील साइन कर ले इंडिया के साथ, एफटीए साइन कर ले। तो सब लोग अपना 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 एफटीए साइन कर रहा है। क्यों? बिकॉज अमेरिका को कट करने की कोशिश कर रहा है। सो पीपल आर लुकिंग एट ए वर्ल्ड अमेरिका माइनस वर्ल्ड। सब लोग उसके बारे में अंदर अंदर बात कर रहे हैं, कोई बाहर उठ के बात नहीं कर रहा है, बिकॉज अमेरिका के पास अभी भी पावर है। दे आर सुपर पावर, नो डाउट अबाउट इट। बट सब लोग को अंदर पता है कि द फ्यूचर वर्ल्ड इज माइनस अमेरिका। ट्रू, अनडाउटली। एंड इंडिया वाज नोइंग दिस इन 2014। दिस इज गोइंग टू हैपन। जी, हम प्रिपेयर्ड थे। I'm prepared। there's a saying, na, success comes to those who are prepared for it। Prepared मतलब एब्सोल्युटली। तैयारी पहले शुरू होनी चाहिए कि जब या, मौका आए तो उस मौके को छोड़ना नहीं है। And this छोड़ना is नहीं what है। Modi did। This is what Modi ji did in last 11 years of his एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। या, या। और continuous इसको ना कभी भी, और एक रिक्वेस्ट है आपके दर्शकों को, इसको प्रो बीजेपी या फिर प्रो पार्टी की तरह से ना देखे। हमने तथ्यों पे बात किया है, हमने प्रूफ के साथ बात किया है। जो भी आज बात किया है, आप उसको उस एंगल से उसको देख के समझे कि भारत किस तरीके से जा रहा है आगे, और इस मैसेज को स्प्रेड करें अपने लोगों में। या, हमें ऐसी लीडर चाहिए। हमें पार्टी से मतलब पार्टीज, हमें ऑब्वियसली आइडियोलॉजी मैटर्स, बट या, हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जो भारत को आगे लेकर जाए। और एनीबडी एग्जैक्टली, हु डज वर्क फॉर भारत इज मोस्ट वेलकम, बीट एनी पार्टी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, राइट? एब्सोल्युटली।
Thank you so much, Dipesh ji, for joining. थैंक जाने यू। से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत। जय भारत।